और अब बहुत जल्दी से देखिए बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल खबरें। शुरुआत इस अहम खबर के साथ। दिल्ली में कल होने वाली एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हो सकती हैं, यह दावा किया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने कहा कि देश में एनडीए का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, विपक्ष के पास न तो नेता बचे हैं और न नीयत। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से 30 पार्टियों के शामिल होने की जानकारी थी। अब कल ही इस बात का खुलासा होगा कि बाकी की 8 पार्टियां हैं कौन सी। वहीं आज बेंगलुरु में शुरू हुई विपक्षी दल की बैठक में 26 पार्टियों के नेता जुटे। बैठक में सोनिया गांधी शामिल हुई। वहीं अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद केजरीवाल भी बैठक में पहुंच गए हैं, जबकि शरद पवार कल बैठक में शामिल होंगे, आज वो बैठक में नहीं गए। 2024 की सियासी जंग दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ जहां विपक्षी महागठबंधन अपनी ताकत दिखा रहा है, तो वहीं एनडीए का कुनबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कहा जा रहा है 30 नहीं, ये 38 होंगे। पूरी रिपोर्ट से 24 के रण में मोदी ब्रिगेड को चित करने के लिए बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की दूसरी मीटिंग हुई। 2 दिनों तक चलने वाली मीटिंग के 3 बड़े एजेंडे हैं। पहला सीट शेयरिंग, दूसरा यूपीए का नया नाम और तीसरा लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता। तीसरा मुद्दा विपक्ष के लिए इसलिए अहम है क्योंकि पार्टियों की संख्या 15 से बढ़कर 26 हुई जरूर है, लेकिन अब भी असमंजस बरकरार है। बड़ी पार्टियों के मतभेद खत्म नहीं हो रहे, जबकि 2 बैठकों के बीच सियासी समीकरण काफी बदले भी हैं। सबसे मजबूत माने जा रहे शरद पवार भी एनसीपी में 2 फाड़ के बाद कमजोर हो चुके हैं और वो आज की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। हवाला दिया गया कि महाराष्ट्र में मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में शरद पवार कल सुप्रिया सुले के साथ बेंगलुरु पहुंचेंगे। वहीं विपक्ष के 26 के जवाब में एनडीए 30 साबित होती दिख रही है। विपक्ष की तर्ज पर 18 जुलाई को ही एनडीए भी शक्ति प्रदर्शन करेगा, लेकिन इस बार एनडीए में 24 नहीं 30 पार्टियां शामिल होंगी। एनडीए ने इस बार 6 नए सदस्यों को भी न्योता भेजा है, जिसमें अजीत पवार गुट का एनसीपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी शामिल है। और अब इसमें 8 और जोड़ लीजिए, वो 8 कौन कौन सी होंगी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन शरद पवार भले ही महाराष्ट्र विधानसभा सत्र का हवाला देकर विपक्ष की बैठक में शामिल ना हुए हों, लेकिन आज जब कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया तो ना ही शरद पवार गुट का कोई विधायक मौजूद था और ना शरद पवार दिखाई दी। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। ये है अगली अहम खबर। महाराष्ट्र की सियासत के बाद ये अगली खबर। अलग होने के 14 दिन बाद अजीत पवार ने 24 घंटे में दूसरी बार अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की, जिसके बाद सूबे की सियासत गर्मा गई। अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल भी शरद पवार से मिलने पहुंचे। तीनों नेताओं के बीच 45 मिनट तक बातचीत हुई, जिसके बाद शरद पवार ने बागी विधायकों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष की बैठक में शरद पवार को जाने से रोकने के लिए अजीत गुट पूरी ताकत लगा रहा है। और एनडीए की कल होने वाली मीटिंग से पहले आज चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, जिसके बाद एक बार फिर से चाचा और भतीजे आमने सामने। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस से कहा, हाजीपुर में चिराग का क्या है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने यह कहा है कि हाजीपुर में आखिर चिराग का है क्या। एनडीए में कई पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियों की तरह ही चिराग पासवान को भी बुला लिया गया है, लेकिन बुलाने से कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति पारस सांसद हैं, लेकिन इस बार जमुई से सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने इस सीट पर दावेदारी ठोकी है। वहीं पशुपति का कहना है कि सीट उनके भाई ने उन्हें सौंपी थी, इसलिए यहां से वही चुनाव लड़ेंगे। चाचा भतीजे की यह लड़ाई असल में इस पार्टी के लिए, समर्थकों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। और अब अगली अहम खबर का रुख करते हैं। दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी से जुड़ी हुई यह खबर देखिए। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले को 5 जजेस की संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं। फिर संविधान पीठ तय करेगी कि क्या केंद्र इस तरह से संशोधन कर सकता है या नहीं। हालांकि इस मामले में अभी तक फैसला नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। इसके अलावा डीईआरसी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस मामले में दिल्ली के सीएम और एलजी को आपस में बैठकर बात करना चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को एक साथ बैठकर फैसले करने चाहिए। और अब अगली अहम खबर। मुख्तार अंसारी के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दी है। साथ ही यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। उमर अंसारी अभी जेल में है। उस पर आपराधिक साजिश रचने और फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम करने का आरोप था। आपको बता दें कि उमर अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी से विधायक है और राजभर की पार्टी कल ही एनडीए में शामिल हुई है। यूक्रेन का क्रीमिया में हमला, पुतिन का प्लान बदला, ये पूरी खबर आगे आप देखेंगे बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में। लेकिन पहले आप देखिए पॉलिटिक्स की कुछ और अहम खबरें। बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टेक्स।
यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान और बीजेपी में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पिछले दिनों दारा सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने घोसी के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। 24 जुलाई को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही कई नेताओं की सीट कंफर्म होती दिख रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन समेत 11 नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जा सकते हैं। दरअसल कई सीटों पर डमी कैंडिडेट हटा दिए जाने के बाद इनकी जीत तय मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बड़े स्तर पर आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही है। 17 जिलों में निकाली जाने वाली इस यात्रा की शुरुआत 19 जुलाई को सीधी से होगी। राज्य में 47 आदिवासी सीटें हैं और इनमें से ज्यादातर पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए प्रदेश में आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को लोगों के बीच उठाएगी। सेंथिल बालाजी के बाद तमिलनाडु की डीएमके सरकार के एक और मंत्री के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। सोमवार को तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगामणि के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई। पोनमुडी पर आरोप है कि साल 2007 से 2011 के बीच खनन मंत्री रहते हुए उन्होंने खनन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। साथ ही उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में एनसीबी की तरफ से जब्त किए गए 1,44,000 किलोग्राम ड्रग को भी नष्ट किया। अमित शाह ने कहा कि देश में नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।